हेलो दोस्तों, फाइनली राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी कल 8 मार्च 2025 को जियोग्राफी का पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं कल के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। उन प्रश्न पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर फुल आपको यहाँ पर पेपर बताने वाला हूँ, फुल पेपर सोल्यूशंस दूंगा। ठीक है, यानी जियोग्राफी कल आपके 8 मार्च के पेपर में कल आपको जो पेपर में मिलने वाले जो प्रश्न है वो हुबहू यहाँ पर प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको कल के पेपर में हुबहू प्रश्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट जितने भी भूगोल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन पर ही डिस्कस करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा कि कल के पेपर में कौन से प्रश्न आने वाले हैं और इनका उत्तर क्या है। आपको यहाँ पर इसी क्लास में रट कर जाना है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न अभी रट लेना है क्योंकि समय बहुत ही कम है। अभी आपको यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कल के पेपर में आपको प्रश्न मिलेगा कि किस विचारधारा में निर्धनता के कारण, किसके कारण, निर्धनता के कारण यानी गरीबी के कारण, किसके कारण, गरीबी के कारण और सामाजिक असमानता यानी सामाजिक जो असमानता है उसकी व्याख्या की गई है, वो किस विचारधारा में की गई है, किस विचारधारा में की गई है, निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर की गई है वो है आमूलवादी। कौन सी विचारधारा है? आमूलवादी। और आमूलवादी जो विचारधारा है उसका अन्य नाम क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो रेडिकल जो थ्योरी है, ठीक है, रेडिकल विचारधारा, कैसी विचारधारा? रेडिकल, जिसे आमूलवादी विचारधारा भी कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा आमूलवादी विचारधारा। यानी कल के पेपर में जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं वो इस क्लास में आपको सभी प्रश्न आपको बताने वाला हूँ कल के पेपर के लिए। कल के पेपर में आपको वो जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे वो इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव और मानव जातीयता, प्रजाति व धर्म आदि पर बल दिया गया है, वो कौन सी विचारधारा है? वो है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? व्यवहारवादी विचारधारा। उसमें प्रत्यक्ष अनुभव, मानव जातीयता, प्रजाति व धर्म आदि पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको प्रश्नों को जो है रट लेना है। मानव का प्राकृतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। कौन सा निश्चयवाद? पर्यावरणीय निश्चयवाद से संबंधित है। अच्छे से यहाँ पर इस प्रश्न को देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति का मानवीकरण, यहाँ पर तो था मानव का प्राकृतिकरण, लेकिन यहाँ पर है प्रकृति का मानवीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो वो है संभववाद से संबंधित। किससे संबंधित है? संभववाद से संबंधित है प्रकृति का मानवीकरण। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव जो भूगोल है उसकी परिभाषा क्या है? तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है। ये जो इसकी जो परिभाषा है पॉल विडाल डी ला ब्लास की जो परिभाषा है वो किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी मानव भूगोल से के संदर्भ में इसने परिभाषा दी थी कि मानव जो भूगोल है वो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, इस पृथ्वी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। किससे? भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है उसका अधिक संश्लेषित ज्ञान क्या है? मानव भूगोल है। ये इस पॉल विडाल डी ब्लास की के अनुसार क्या है? परिभाषा है। अति लघुत्तरात्मक में कल के पेपर में आपको ये प्रश्न मिल सकता है हुबहू। उसके बाद देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद, जो कि अभी हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा था, ठीक है, कि आरंभिक जो अवस्था है उसमें मानव प्राकृतिक जो है पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को क्या कर देता है? ढाल देता है। इसी आदिम समाज और जो प्रकृति की जो प्रबल जो शक्तियों के बीच अनोन्य क्रिया को क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सभी प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं, संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। कल के पेपर में हुबहू आपको प्रश्न ये मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि किसी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख है। कितनी है? यहाँ पर 1.5 लाख है, ठीक है। ध्यान से प्रश्नों को समझना है। जो पेपर में प्रश्न आए उसको ध्यान से आपको पढ़ना जरूरी है। जल्दबाजी में किसी भी प्रश्नों को पढ़ना नहीं है। इसका विशेष तौर से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख है और क्षेत्रफल कितना है? 100 है।
तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको ज्ञात करना है। तो आप जनसंख्या घनत्व कब ज्ञात कर पाएंगे? अब यहाँ पर चाहे जनसंख्या आपको एग्जाम के कल के पेपर में मिल सकता है कि 2 लाख जनसंख्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल मिल सकता है कि 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो जनसंख्या घनत्व है उसका आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि आप जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आपको ये प्रश्न आपको रटने वाला प्रश्न नहीं है, समझने वाला है। इसका सूत्र याद रखना है, जनसंख्या में आपको किसका भाग लाना है, जनसंख्या है उसमें आपको क्षेत्रफल का क्या लगाना है, भाग लगाना है। क्या लगाना है, भाग लगाना है। यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्रफल सूत्र हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी 150 तो क्या 1.5 लाख तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानी 1500 क्या हो जाएगा, 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल के पेपर के लिए। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावी करने वाले 3 भौतिक कारक लिखिए, काफी महत्वपूर्ण है। कौन से कारक है, भौतिक कारक। तो सबसे पहले है जल की उपलब्धता। ठीक है, जल की उपलब्धता एक कौन सा कारक है, यहाँ पर भौतिक कारक है। कौन सा कारक है, भौतिक कारक है। भू आकृति ये भी क्या है, भौतिक कारक है। और एक है मृदा, ये भी क्या है, भौतिक कारक है। तो ये तीनों ही क्या हो गए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। अब बात आ रही है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में पहला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, खनिज। खनिज क्या है, आर्थिक कारक है। उदाहरण के लिए अफ्रीका की कटंगा जो खनिज है, जाम्बिया, तांबा पेटी, ये सब क्या है, आर्थिक संबंधित है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिकरण। कौन सा हो जाएगा, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण भी क्या है, उसके बाद नगरीकरण भी क्या है, आर्थिक कारक है। तो ये हो जाएंगे जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं, आपको नाम भी लिखना है कितने घटक है। तो जनसंख्या को क्या करने वाले, यहाँ पर परिवर्तन करने वाले बहुत सारे घटक है। वैसे 3 हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म है, जन्म होगा और मृत्यु होगी। ठीक है, ये 2 क्या है, प्रमुख घटक है। 2 क्या है, प्रमुख घटक है जो कि क्या करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो है यहाँ पर एग्जाम के पेपर में मिलने वाले है। ठीक है ना। मानव विकास के संदर्भ में समता से क्या आशय है। देखिए प्रश्न यहाँ पर समझिएगा, मानव विकास के संदर्भ में समता से क्या आशय है। तो देखिए सुसमता, ठीक है, क्षमता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध अवसरों के लिए क्या करना है, समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होनी चाहिए, समानता से संबंधित है। ठीक है, समानता से संबंधित है समता। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सर्वप्रथम किस वर्ष मानव विकास जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित की थी। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1990 में प्रकाशित की थी। कब की गई थी, 1990 में प्रकाशित की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के कितने स्तंभ है, नाम लिखना है। तो 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। ठीक है, सबसे पहले है क्षमता जो कि समानता से संबंधित है। फिर है सतत पोषणीयता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कल के पेपर के लिए। मैं आपको यहाँ पर तभी मैं आपको पूरा का पूरा पेपर हल करवा रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हल करवा रहा हूँ, क्योंकि कल के पेपर में सपने वाले प्रश्न है। फिर तीसरा है उत्पादकता। ठीक है, और 4th पे आ जाएगी सशक्तिकरण। क्या आ जाएगी, सशक्तिकरण। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव विकास के उपागम, और उपागम से संबंधित एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा, चाहे वो वैकल्पिक प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो, चाहे लघुत्रात्मक प्रश्न हो। तो देखिए मानव विकास के उपागम, तो वैसे लगभग 4 उपागम यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि पहला उपागम है आय उपागम, याद रखना है आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। ठीक है, फिर है समता उपागम। ठीक है, समता उपागम। उसके बाद है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। देखो चारों ही उपागम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव विकास के क्या है, उपागम है। ठीक है, और इनको यहाँ पर रट लेना, कल के पेपर में आपको एक प्रश्न इनसे संबंधित 100% आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाने वाली 2 कृषि के नाम बताना है।
कितनी कृषि के नाम बताना है आपको? 2 कृषि के नाम बताना है। ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल के पेपर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको कल के पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को सबसे पहले तो आपको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में की जाने वाली 2 कृषि है। तो औद्योगिक से यहाँ पर आपको उद्योग कृषि है। सबसे पहले कौन सी कृषि हो जाएगी? उद्योग कृषि होगी, सॉरी उद्यान कृषि हो जाएगी। कौन सी कृषि होगी? उद्यान कृषि। और सेकंड हो जाएगी, वो हो जाएगी कारखाना कृषि। ये दोनों कृषि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनन की 2 विधियां, किसकी विधियां? खनन की। तो एक विधि है जो कि धरातलीय खनन विधि है। कौन सी विधि है? धरातलीय खनन विधि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक है। एक PYQ है, पिछले प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में आया हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, जो कि रिपीट होगा, ठीक है। फिर है दूसरी है भूमिगत। कौन सी है? भूमिगत। तो दोनों ही खनन विधि काफी महत्वपूर्ण है। सिक्कल क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, ये जो सिक्कल है वो शब्द सुविगम जो है, सुविगम को सूचने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? सिकल कहते हैं। और ये जेपोटा वृक्ष से बनता है। इसका जो निर्माण होता है वो एक जेपोटा नाम का क्या है? वृक्ष है, और उससे इसका निर्माण किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उसके बाद है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, जब कृषकों के जो समूह हैं उनके द्वारा अपनी इच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य किया जाता है, ऐसी कृषि होती है वो सहकारी कृषि होती है। और जो कि सहकारी से संबंधित है, सहकारी से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीयक क्रिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्रिया के जो चित्र है, द्वितीयक क्रिया के जो चित्र हैं और जो तृतीयक क्रिया के चित्र हैं, आपको तीनों ही क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पेपर में आपको 100% मिलेंगे। तो द्वितीयक क्रिया चित्र किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखना है। तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिष्कृत कर मूल्यवान बनाना होता है, वो होता है द्वितीयक क्रिया, ठीक है। जो प्रकृति में उपलब्ध जो कच्चा माल है उसको क्या बनाना? परिष्कृत करके उसको मूल्यवान बनाना, यह है द्वितीयक। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है विनिर्माण। ये एक द्वितीयक क्रियाकलाप का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विनिर्माण, ठीक है। और एग्जाम के पेपर में विनिर्माण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्माण संबंधी है, उद्योग के संबंधित है, ये द्वितीयक क्रियाकलाप है, ठीक है। उद्योग से संबंधित है, या आपके द्वितीयक क्रियाकलाप में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मशीनों का उपयोग किया जाता है, तो वो है यहाँ पर यंत्रीकरण। उसके बाद है वनों पर आधारित 3 उद्योग। जो किस पर आधारित है? वन पर आधारित है। तो सबसे पहला तो उद्योग है फर्नीचर उद्योग। कौन सा उद्योग है? फर्नीचर उद्योग, जो कि किस पर आधारित है? वनों, वृक्षों पर आधारित है। कागज उद्योग, कागज किससे बनता है? वृक्षों से बनता है। और एक है लाख उद्योग, ठीक है, लाख की चूड़ियां, लाख उद्योग, वो किससे संबंधित है? आपके वनों से संबंधित है, वनों पर आधारित उद्योग है, काफी महत्वपूर्ण है। विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योगों के उदाहरण लिखना है, तो लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी, पेट्रो रसायन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गए, ये सभी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि कारखाने किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो इस क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कल आप सभी का 8 मार्च जियोग्राफी का पेपर है, और इस जियोग्राफी पेपर के लिए ये जो क्लास है वो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इससे बार आपका एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रश्न क्या करने हैं? रट लेने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृषि कारखाने। तो देखिए, कृषि जो कारखाने हैं, कृषि व्यापार फार्म, जो आकार के बड़े यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले ये होते हैं, और इन्हें कहते हैं कृषि कारखाने कहते हैं। इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य जो रुचि होती है वो किससे बाहर होती है? इस कृषि से बाहर हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, वह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं उन्हें कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कल के पेपर के लिए प्रश्न। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द्वितीय और जो तृतीयक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर हमने बात किया था कि द्वितीयक जो क्रियाकलाप होते हैं वो विनिर्माण जो संबंधित होते हैं, उद्योग से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो जो द्वितीयक होते हैं वो सबसे पहले, तो ऐसे जो आंसर आए अंतर वाले, मुख्य रूप से ऐसे जो अंतर वाले प्रश्न आए तो इसमें आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी बनानी है, जिससे क्या है कि आप स्पष्ट रूप से उत्तर लिख पाएंगे। क्या कर लेंगे, स्पष्ट रूप से उत्तर लिख पाएंगे। यहाँ पर आप द्वितीयक क्रियाकलाप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप तृतीयक क्रियाकलाप लिख सकते हैं, आपका अंतर स्पष्ट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जो द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं उनमें जो यहाँ पर उत्पादन, जो तकनीकी मशीनरी फैक्ट्री प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, और जो तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं उन कर्मियों की जो विशिष्ट कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर होते हैं, वो की मुख्य अंतर है। परिवेश व संसार में अंतर, ठीक है, ये भी काफी, इसका भी आप एकदम सारणी बना के आप व्यवस्थित कर सकते हैं क्या क्या यहाँ पर अंतर है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है, किसको प्रभावित करते हैं यहाँ पर, परिवहन को। तो सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार एक प्रमुख कारक है। क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, एक प्रमुख कारक है जो किसको प्रभावित करता है, परिवहन को प्रभावित करता है। उच्चावश, उच्चावश भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्या करता है, परिवहन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। फिर है जलवायु का प्रकार, किसका प्रकार है, जलवायु का प्रकार है। विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। फिर है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, किसको प्रभावित करते हैं, पर्यटन को करते हैं। तो सबसे पर्यटन को कौन से करेंगे, अवकाश की मांग, अवकाश की जो मांग है वो क्या करेगा, पर्यटन को प्रभावित करेगा। परिवहन सुविधाओं का विकास ये भी करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए काफी महत्वपूर्ण है और पिछले प्रश्नों पत्रों में आया हुआ प्रश्न है, PYQ है और काफी है महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल के पेपर में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इस प्रश्नों को रट लेना है। यहाँ पर ही देखिए फुटकर व्यापार, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। किताबी भाषा से हट के मैं आपको समझा रहा हूं ये परिभाषा। देखिए फुटकर व्यापार, तो फुटकर व्यापार से आशय है फुटना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फुटकर व्यापार, आपको अर्थों को समझना है। ये एक व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को क्या करता है, वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। किसका, कैसा विक्रय किया जाता है, प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष विक्रय नहीं किया जाता, किसको किया जाता है, उपभोक्ताओं को किया जाता है, ठीक है ना। जैसे फेरी वाले हैं, ट्रक वाले हैं, डाक संदेश, दूरभाष, इंटरनेट, ये सभी कैसे व्यापार है, फुटकर व्यापार है। देखिए अब बात आएंगी थोक व्यापार। तो देखिए थोक व्यापार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो उसका है कि ये बिचौलिए और जो सौदागर होते हैं उनके द्वारा होता है, जो बिचौलिए होते हैं और जो सौदागर है उनके द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उससे क्या क्या लाभ होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ क्या है, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कल के पेपर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो होता क्या है, उसके बाद हम उसके लाभ की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वस्तु और सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मूल्य में, ठीक है। दूसरा है ये इससे बाह्य स्रोत जैसे कार्यों से रोजगार सृजन होता है, इससे राष्ट्रों का आर्थिक विकास भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रमुख इसकी विशेषताएं हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके दो प्रकार है, एक तो है द्विपार्श्विक व्यापार, एक है बहुपार्श्विक व्यापार। देखिए दोनों ही क्या है, ये दोनों जो है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या है, प्रकार हैं। और आपको ये अति लघुत्रात्मक में प्रश्न मिल सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने हैं और दोनों को यहाँ पर नाम बताएं। तो कितने हैं, दो प्रकार होते हैं, जो कि एक द्विपार्श्विक है, एक बहुपार्श्विक है। अब यहाँ पर ये होते क्या है, ठीक है, द्विपार्श्विक। तो द्विपार्श्विक व्यापार, इसके व्यापार दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। मान लीजिए ये देश है आपका भारत और ये है अमेरिका। इन दोनों के मध्य यदि
किसी प्रकार का कोई व्यापार होगा, आयात निर्यात होगा, तो वो कौन सा होगा, द्विपार्श्विक होगा। लेकिन बहुपार्श्विक में इसमें बहुतायत देश यानी बहुत सारे देश, अमेरिका के साथ चीन भी आ जाएगा, रूस भी आ जाएगा, बहुत सारे देशों का भारत के साथ व्यापार होगा, तो कौन सा होगा व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, व्यापार से संबंधित 2 प्रश्न आपको 100% एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। तो अभी से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को रट लेना है। कल के पेपर में जितने भी यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं वो आपको एग्जाम के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है, आपको नाम बताना है। तो देखिए ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है ग्रामीण बस्तियां। देखिए सबसे पहला प्रकार है वो है गुच्छित। कौन सा प्रकार हो जाएगा, गुच्छित प्रकार हो जाएगा। फिर हो जाएगा अर्धगुच्छित, कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखना है, अर्धगुच्छित। फिर हो जाएगा पल्लीकृत, कौन सा हो जाएगा, पल्लीकृत। उसके बाद हो जाएगी एकाकी, कौन सी हो जाएगी, एकाकी। तो ये चारों ही क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं, काफी महत्वपूर्ण है कल के पेपर के लिए। खनन जो नगर है वो क्या है, खनन नगर। ऐसे नगर जो खनिज समूह क्षेत्रों में विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खनन नगर कहा जाता है। उदाहरण के लिए खेतड़ी, ठीक है, उदाहरण के लिए खेतड़ी है, जरिया है, ठीक है, ये क्या है, खनन नगर है। जरिया है, रानीगंज है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंह समूह है, सिंह भूमि है, ठीक है, ये सभी क्या है, खनन नगर के उदाहरण है। फिर बात करेंगे गैरिसन नगर। तो गैरिसन नगर ऐसे नगर होते हैं जिसमें सैनिक छावनियां स्थित होती है। देखिए गैरिसन सैनिक छावनियों से संबंधित है, किससे संबंधित है, सैनिक छावनियों से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए कि गैरिसन नगर क्या होते हैं, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। जो कि सैनिक छावनियों से संबंधित है उन्हें क्या कहते हैं, गैरिसन नगर कहा जाता है। फिर बात करेंगे कुचित बस्तियां किसे कहते हैं, ठीक है, तो घरों का एक सामूहिक समूह होता है, संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र कैसी बस्तियां होती हैं, गुच्छित जो है यहाँ पर बस्तियां होती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मध्य भारत की बात करें तो बुंदेलखंड का जो चित्र है, नागालैंड है, राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं जो सामूहिक निवास करती है। कैसे निवास करती हैं, सामूहिक रूप से निवास करने वाली बस्तियां, ये भी है। फिर बात करेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां। कौन सी बस्तियां, तो ऐसी बस्ती जो क्या करती हैं, एकाकी, ठीक है, जिससे एकाकी से संबंधित है, एकाकी यानी बहुत ही कम मात्रा में क्षेत्रफल में निवास करती हैं। और गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। फिर बात करेंगे भारतीय जो कृषि है उनकी प्रमुख क्या क्या 2 समस्याएं हैं, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक तो है निम्न उत्पादकता की, उत्पादकता क्या होती है, निम्न होती है। फिर है भूमि की सुधार कमी, भूमि जो है सुधार कमी, ये भी क्या है, भारतीय कृषि की क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पर कमी है। भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो वो है महाराष्ट्र। कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए, ये सभी प्रश्नों रट लीजिए। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। फिर हम बात करेंगे नरमा। तो देखिए नरमा क्या है, तो लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को भारत के उत्तर पश्चिम भाग में क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। नरमा रेशे से संबंधित है, ठीक है, रेशे से संबंधित है। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कब हुई और कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, भारत में। तो यदि चाय उत्पादन में कोई भी देश अग्रणी है वो है हमारा असम। कौन सा है, असम। अब शुरुआत होती है 1840 ईस्वी से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब से शुरू होती है, 1840 ईस्वी से। दालें मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाती हैं, ठीक है, जो दालें होती हैं वो मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाती हैं, तो दालें फलीदार फसल है। दालें कैसी फसलें होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती हैं। किसके द्वारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। फिर एक कृषि गहनता क्या है और संचय गहनता से क्या संबंध है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के पेपर के लिए। उसके बाद देखिए बार बार प्रश्न आ रहा है नीरू मीरू कार्यक्रम, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कल के पेपर में 100% आपको मिलने वाला है। महाराष्ट्र का गांव पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, वो कौन सा गांव है, तो वो है रालेगंज सीधी, जिला अहमदनगर, यानी अहमदनगर जिला का एक गांव है रालेगंज सीधी, ठीक है, कौन सा है, रालेगंज
डालेगन सीधी। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि में जल का उपयोग सिंचाई मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है, सिंचाई के लिए किया जाता है। अरवारी पानी संसद व नीरू कार्यक्रम का संबंध किसके संरक्षण से है? तो जल संसाधन के संरक्षण से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जल संभर विकास। तो ये था कल के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में ये जितने भी मैंने प्रश्न सॉल्व करवाए हैं उनमें से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। अब इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स ऑल ऑफ यू।